हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरएम एग्जाम पॉइंट। आज इस वीडियो में बात करेंगे बाल विकास यानी सीडीपी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि सीटेट जुलाई 2024 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। पहला इसमें प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन विकास के बारे में सत्य नहीं है। पहला, विकास अंतःक्रिया का फल है। दूसरा, विकास एक व्यवस्थित श्रृंखला का अनुगामी है। तीसरा, विकास एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है। चौथा, विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है। इसमें कौन सा कथन सत्य नहीं है वह पहचानना है। तो ये चौथा सत्य है, यानी सत्य नहीं है, विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है। पहला चौथा विकल्प से होगा। दूसरा, इसमें बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है। यह अवस्था है 7 से 12 वर्ष तक, 12 से वयस्क तक, 2 से 7 वर्ष तक, जन्म से 2 वर्ष तक। तो ये कौन सी अवस्था है जिसमें वह अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है, उसकी सोच बढ़ती है। तो वह है 7 से 12 वर्ष की अवस्था में, यानी दूसरा का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। तीसरा है, मानव विकास किन दोनों के योगदानों का परिणाम है। पहला, अभिभावक एवं अध्यापक का। दूसरा, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारकों का। तीसरा, वंशक्रम एवं वातावरण का। चौथा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मानव विकास किन दोनों के योगदानों का परिणाम है, वह है वंशक्रम एवं वातावरण का, यानी तीसरा का तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। चौथा, निम्न में से कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है। पहला है सामाजिक संचरण, दूसरा है अनुभव, तीसरा संतुलनीकरण, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसमें कौन से पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है वो पहचाना है। ये सामाजिक संचरण नहीं है, यानी चौथा का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, पांचवा, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी भी रचना अधिक उपयुक्त है। पहला, अधिकतम बच्चों को सम्मिलित करते हुए कक्षा में चर्चा करना। दूसरा, विद्यार्थियों को सम्मिलित करते हुए अध्यापक द्वारा निर्देशन। तीसरा, सहकारी अधिगम तथा पीयर ट्यूटरिंग यानी सहपाठियों द्वारा अनुशिक्षण। चौथा, अध्यापन के लिए योग्यता आधारित समूहीकरण। तो ये विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए इसमें से कौन सी व्यूह रचना सबसे अधिक उपयुक्त है, यानी सबसे अच्छी है, तो वह है तीसरा, इसमें सहकारी अधिगम तथा पीयर ट्यूटरिंग यानी सहपाठियों द्वारा अनुशिक्षण। नेक्स्ट आते हैं, छठवां, समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता वातावरण के दोषों, कमियों एवं रिक्तियों के प्रति सजगता विशेषता है। किसकी है, प्रतिभाशाली बालकों की। दूसरा, सामान्य बालकों की। तीसरा, सृजनशील बालकों की। चौथा, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये किसकी विशेषता है, किस बालक की विशेषता है, वह होता है सृजनशील बालकों की विशेषता होती है, यानी छह का कौन सा ऑप्शन से होगा, तीसरा। सातवां, एक कॉलेज जाने वाले लड़की ने फर्श पर कोट फेंकने की आदत डाल ली है। लड़की की मां ने उससे कहा कि कमरे से बाहर जाओ और कोट को खूंटी पर टांगो। लड़की अगली बार घर में प्रवेश करती है, कोट को हाथ पर रखकर अलमारी की तरफ जाकर कोट को खूंटी पर टांग देती है। यह उदाहरण है, पहला श्रृंखलागत अधिगम का, दूसरा उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम का, तीसरा है प्रत्यय अधिगम का, चौथा उपयुक्त में से सभी। ये किसका उदाहरण है, किस अधिगम का उदाहरण है, तो यह श्रृंखलागत अधिगम का, यानी सातवां का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, आठवां प्रश्न, बाह्य अभिप्रेरणा में समावेशित किया जाएगा। पहला प्रशंसा एवं दोषारोपण, दूसरा प्रतिद्वंदिता, तीसरा पुरस्कार एवं दंड, चौथा परिणाम का ज्ञान। तो कौन कौन समावेशित किया जाएगा बाह्य अभिप्रेरणा में, ये चारों में से समूह से पहचाना है। तो इसमें देखेंगे ये सभी शामिल किया जाता है, यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा, चौथा विकल्प सही होगा। नौवां प्रश्न आते हैं, जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरे के व्यवहार को देखकर सीखता है न कि प्रत्यक्ष अनुभव के को कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सामाजिक अधिगम, अनुबंधन, प्रायोगिक अधिगम, आकस्मिक अधिगम। तो इसको क्या कहा जाता है,
इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है कि दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है, न कि प्रत्यक्ष अनुभव के द्वारा। तो इस अधिगम को कहते हैं क्या, सामाजिक अधिगम कहा जाता है। इन 9 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? पहला ऑप्शन सही हो जाए। नेक्स्ट आते हैं 10वां प्रश्न, अधिगम निर्योग्यता का लक्षण है। पहला है भागने की प्रवृत्ति होना, दूसरा है अशांत ऊर्जावान एवं विध्वंसक होना, तीसरा है अवधान संबंधी बाधा विकार, चौथा है विप्रेरणा का भाव। तो अधिगम निर्योग्यता का लक्षण इसमें से कौन सा है? वह है अवधान संबंधी बाधा या विकार, यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा? 10 का तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 11वां प्रश्न आते हैं, अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक है। पहला संचार के साधन, दूसरा समवयस्क समूह, तीसरा अध्यापक, चौथा है परिपक्वता एवं आयु। तो अधिगम को प्रभावित करने वाला जो व्यक्तिगत कारक है इसमें से कौन है? वह है परिपक्वता एवं आयु, यानी 11 का चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 12वां प्रश्न, एक क्रिकेट खिलाड़ी अपनी गेंदबाजी के कौशल को विकसित कर लेता है, पर यह उसके बल्लेबाजी के कौशल को प्रभावित नहीं करता है। इसे कहते हैं, पहला विधेयात्मक प्रशिक्षण अंतरण, दूसरा निषेधात्मक प्रशिक्षण अंतरण, तीसरा शून्य प्रशिक्षण अंतरण, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो ये बल्लेबाजी के कौशल को प्रभावित नहीं करता है, तो इसे क्या कहते हैं? ये कहते हैं शून्य प्रशिक्षण अंतरण कहा जाता है, यानी 12 का तीसरा ऑप्शन सही हो जाए। 13वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन किसी व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को उत्तम रूप से प्रदर्शित करता है? पहला है पूर्ण अभिव्यक्ति, संगीतकरण और सामान्य लक्ष्य की ओर निर्देशन, दूसरा है मानसिक विकारों का न होना, तीसरा व्यक्तित्व के विकारों से मुक्ति, चौथा उपयुक्त में से सभी। तो कौन सा कथन किसी व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को उत्तम रूप से प्रदर्शित करता है? वह पहला इसमें पूर्ण अभिव्यक्ति, संगीतकरण और सामान्य लक्ष्य की ओर निर्देशन, 12 का पहला ऑप्शन 13 का पहला ऑप्शन सही होगा। 14 आते हैं, फ्रायड, प्याजे एवं अन्य मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तिगत विकास की विभिन्न अवस्थाओं के संदर्भ में व्याख्या की है, परंतु प्याजे ने पहला कहा कि विकास की अवस्थाएं वातावरण से निर्धारित होती हैं, दूसरा कहा कि शैशवावस्था के अनुभव ही अधिक प्रभावित करते हैं, बाकी अवस्थाओं के सीमित प्रभाव होते हैं, तीसरा विभिन्न अवस्थाओं को समझाने के लिए संज्ञानात्मक बदलाव के बारे में कहा, चौथा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो किस अवस्थाओं के संबंध में प्याजे ने बताया था? ये बताया था कि विभिन्न अवस्थाओं को समझने के लिए संज्ञानात्मक बदलाव के बारे में उन्होंने कहा था। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत उनका है, यानी 14 का तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 15 प्रश्न, गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग किसके समान अर्थ में किया है? बुद्धि, सृजनात्मकता, बुद्धि और सृजनात्मकता, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो किसके अर्थ को समान अर्थ में ये इसका प्रयोग किया था अभिसारी चिंतन का? तो वह है सृजनात्मकता, यानी 15 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? दूसरा। 16 है, निम्न में से कौन सा रुचि के बारे में सत्य नहीं है? पहला, रुचियां जन्मजात और अर्जित दोनों होती हैं, दूसरा रुचियां समय के अनुसार बदलती रहती हैं, तीसरा रुचियां योग्यताओं एवं अभिक्षमताओं से संबंधित नहीं होती हैं, चौथा रुचियां व्यवहार में आकर्षण एवं विकर्षण के प्रतिबिंब नहीं है। तो रुचियों के बारे में सत्य इसमें कौन सा कथन नहीं है वो पहचाना हम लोग को, ये चौथा इसमें असत्य है, यानी रुचियां व्यवहार में आकर्षण एवं विकर्षण के प्रतिबिंब नहीं है। 16 का चौथा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट आते हैं 17वां प्रश्न, अभिवृत्ति है। पहला, एक भावात्मक प्रवृत्ति जो अनुभव के द्वारा संगठित होकर किसी मनोवैज्ञानिक वस्तु के प्रति पसंदगी या नापसंदगी के रूप में प्रतिक्रिया करती है। दूसरा, एक ऐसी विशेषता जो व्यक्ति की योग्यता का परिचायक है, जिसे किसी प्रदत्त क्षेत्र में विशिष्ट प्रशिक्षण, ज्ञान अथवा कौशल से सीखा जा सकता है। तीसरा, व्यक्ति के बीजभूत क्षमता को विशिष्ट प्रकार की होती है, चौथा उपयुक्त में से कोई नहीं। जो अभिवृत्ति है
वह कौन से इसमें होगा, उसकी विशेषता के बारे में सही विकल्प कि अभिवृत्ति एक भावनात्मक, पहला इसका विकल्प सही होगा कि एक भावात्मक प्रवृत्ति जो अनुभव के द्वारा संगठित होकर किसी मनोवैज्ञानिक वस्तु के प्रति पसंदगी या नापसंदगी के रूप में प्रतिक्रिया करती है। नेक्स्ट आते हैं 18 प्रश्न। व्यक्तित्व एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की पहला नाम मात्र की भूमिका है, दूसरा महत्वपूर्ण भूमिका है, तीसरा अपूर्वानुमेय भूमिका है, चौथा आकर्षण भूमिका है। तो व्यक्तित्व में बुद्धि में वंशानुक्रम की कौन सी भूमिका है, वह होती है नाम मात्र की भूमिका है, यानी 18 का कौन सा विकल्प सही होगा, पहला विकल्प सही होगा। उन्हें से जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती उनका भंडार गृह निम्न में से कौन सा है, इदम, अहम, परम अहम, इदम एवं अहम। तो कौन सा होगा, इदम इसका होगा, यानी 19 का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 20वां प्रश्न। रक्षा तंत्र बहुत सहायता करता है, पहला हिंसा से निपटने में, दूसरा दबाव से निपटने में, तीसरा थकान से निपटने में, चौथा है अजनबियों से निपटने में। तो जो रक्षा तंत्र होता है बहुत सहायता करता है, किस रूप में करता है, वह दबाव से निपटने में करता है, यानी 20 का दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 21 है शारीरिक निर्योग्यता वाले व्यक्ति के लिए निम्न में से कौन सी युक्ति रक्षा तंत्र में सबसे संतोषजनक होगी, पहला तादात्मीकरण, दूसरा विवेकीकरण, तीसरा अतिकल्पना, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसमें क्या होगा, किस रूप से सहायता करेगी, वह अतिकल्पना, यानी 21 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, तीसरा ऑप्शन सही होगा। 22 है बालक प्रसंग बोध परीक्षण 3 वर्ष से 10 वर्ष की आयु के बालकों के लिए बनाया गया है। इस परीक्षण में कार्ड में प्रतिस्थापित किया गया, पहला सजीव वस्तुओं के स्थान पर निर्जीव वस्तुओं को, दूसरा लोगों के स्थान पर जानवरों को, पुरुषों के स्थान पर महिलाओं को, चौथा वयस्कों के स्थान पर बालकों को। तो इस परीक्षण में कार्ड में किसको प्रतिस्थापित किया गया है, वह लोगों के स्थान पर जानवरों को प्रतिस्थापित किया गया है, यानी 22 का दूसरा ऑप्शन सही हो जाए। 23 है सृजनशीलता के पोषण के लिए एक अध्यापक को निम्न में से किस विधि की सहायता लेनी चाहिए, पहला ब्रेन स्टॉर्मिंग यानी विचारवेश, दूसरा व्याख्यान विधि, तीसरा है दृश्य श्रव्य सामग्री, चौथा उपयुक्त सभी। तो सृजनशीलता के पोषण के लिए अध्यापक को किस विधि की सहायता लेनी चाहिए इसमें से, तो वह ब्रेन स्टॉर्मिंग यानी विचारवेश विधि का प्रयोग करना चाहिए, सहायता लेनी चाहिए। 23 का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 24। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, पहला आवश्यकता वंचना की शारीरिक अवस्था नहीं है, दूसरा अंतर्नोद आवश्यकता का मनोवैज्ञानिक परिणाम है, तीसरा आवश्यकता एवं अंतर्नोद समान नहीं है बल्कि समानांतर है, चौथा है मूल प्रवृत्तियां आंतरिक जैविक बल है। तो इसमें कौन सा कथन सही नहीं है, तो ये पहचाना इसमें, तो कौन सा कथन सही नहीं है, ये पहला आवश्यकता वंचना की शारीरिक अवस्था नहीं है, यानी पहला असत्य है, सही नहीं है, तो 24 का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 25। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक के लिए न्यूनतम कार्य घंटे प्रति सप्ताह निर्धारित किए गए हैं, कितना, 40 घंटे, 45 घंटे, 50 घंटे, 55 घंटे। अधिनियम शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में अध्यापक के लिए न्यूनतम कार्य घंटे प्रति सप्ताह, यानी एक सप्ताह में कितने घंटे के लिए कार्य निर्धारित किया गया है, वह 45 घंटे का निर्धारित किया गया, यानी 25 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 26 प्रश्न। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक को निम्न में से किस दायित्व को पूरा करना होगा, पहला विद्यालय में नियमित रूप से समय पर उपस्थित होना होगा, दूसरा पाठ्यक्रम का संचालन कर पूरा करना होगा, तीसरा संपूर्ण पाठ्यक्रम को निर्धारित समय पर पूरा करना होगा, चौथा उपयुक्त में से सभी। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में अध्यापक का दायित्व, कौन सा दायित्व पूरा करना होगा, तो इसमें ऑप्शन सही होगा उपयुक्त सभी करना होगा, यानी 26 का चौथा ऑप्शन सही होगा।
27 है राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा एनसीएफ 2005 में शांति शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कुछ क्रियाओं की अनुशंसा की गई है। पाठ्यक्रम रूपरेखा में निम्न में से किसे सूचीबद्ध किया गया है? पहला, महिलाओं के प्रति आदर एवं जिम्मेदारी का दृष्टिकोण विकसित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। दूसरा, नैतिक शिक्षा को पढ़ाया जाए। तीसरा, शांति शिक्षा को एक अलग विषय के रूप में पढ़ाया जाए। चौथा, शांति शिक्षा को पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाए। तो इसमें किसको पाठ्यक्रम रूपरेखा में किसे सूचीबद्ध किया गया है? वह महिलाओं के प्रति आदर एवं जिम्मेदारी दृष्टिकोण विकसित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किया जाए। यानी 27 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? पहला ऑप्शन सही हो जाए। नेक्स्ट आते हैं 28 प्रश्न पर। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में बातचीत की गई है। पहला, ज्ञान अस्थायी है वह दिया जाता है, से ज्ञान का विकास होता है और इसकी संरचना की जाती है। दूसरा, शैक्षिक केंद्र से विषय केंद्र होने पर। तीसरा, विद्यार्थी केंद्रित से अध्यापक केंद्रित की हो। चौथा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो किसकी बातचीत इसमें की गई है एनसीएफ 2005 में? इसमें से देखेंगे तो सही विकल्प इसका आएगा पहला वाला, इसमें कि ज्ञान अस्थायी व दिया जाता है, इससे ज्ञान का विकास होता है और इसकी संरचना की जाती है। फिर 29 प्रश्न आते हैं। क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य है। पहला, नवीन ज्ञान की खोज। दूसरा, शैक्षिक परिस्थितियों व्यवहार विज्ञान का विकास। विद्यालय तथा कक्षा की शैक्षिक कार्य प्रणाली में सुधार लाना। चौथा, उपयुक्त सभी। तो क्रियात्मक अनुसंधान यानी एक्शन रिसर्च का उद्देश्य क्या है इसमें? तो यह है विद्यालय तथा कक्षा की शैक्षिक कार्य प्रणाली में सुधार लाना। यानी 29 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 30वां प्रश्न। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अंतर्गत परीक्षा सुधारों में निम्न में से किस सुधार को सुझाया गया? पहला, खुली पुस्तक परीक्षा। दूसरा, सतत निरंतर एवं व्यापक मूल्यांकन। तीसरा, सामूहिक कार्य मूल्यांकन। चौथा, उपयुक्त सभी। तो इसमें 30 में कौन सा विकल्प सही होगा? ये उपयुक्त सभी होगा, यानी 30 का चौथा ऑप्शन सही होगा। इस तरह से इस वीडियो में हम लोग सीडीपी यानी बाल विकास के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में डिस्कस किए, जो कि परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।